आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पर्यावरण के कुछ 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं और उनका हर एक विकल्प का विश्लेषण भी करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको बहुत कुछ अच्छी जानकारी मिलने वाली है, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जैसे कि आप स्क्रीन बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, हमारा पहला प्रश्न है कि नदी में जल प्रदूषण को किसकी घुलित मात्रा से मापा जाता है? तो बताइए, आपको 4 विकल्प दिए गए हैं क्लोरीन, नाइट्रोजन, ओज़ोन और ऑक्सीजन। तो देखिए आपका आंसर यहाँ पर ऑक्सीजन होगा। क्या होगा? ऑक्सीजन होगा मेरे प्यारे। नदी में जल प्रदूषण को मापा जाता है तो उसमें जो ऑक्सीजन घुली होती है उसी के हिसाब से हमें पता चलता है कि इस नदी का पानी प्रदूषित है कि नहीं है। क्योंकि आपको पता है जो जल होता है, इस जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। अब देखिए ये किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन के अणु और ऑक्सीजन से, ठीक है? तो इसमें ऑक्सीजन घुली होती है जिससे पता चलता है। चलिए अन्य विकल्पों की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हम एक बार और देख लेते हैं। क्लोरीन, बात करें अगर हम क्लोरीन की, तो ये क्लोरीन का उपयोग क्या है? ये कीटनाशक के रूप में इसका हम प्रयोग करते हैं। किसके रूप में? कीटनाशक के रूप में। ये हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं, उन बैक्टीरिया को नष्ट कर देती है। किसमें? जो जल में बैक्टीरिया घुले होते हैं ना, तो जब इसको मिलाया जाता है तो बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए पानी हमारा जो जल है वो एकदम शुद्ध हो जाता है। इसलिए क्लोरीन मिलाई जाती है पानी में। तो यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए जो नाइट्रोजन होती है ये हमारे पौधों यानी पादपों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये हमारे वायुमंडल में 78% पाई जाती है। कभी-कभी यहाँ से सीधा क्वेश्चन बनता है, वायुमंडल में कितना पाई जाती है? 78%। अच्छा, ऑक्सीजन कितना पाई जाती है? 21%। ऑक्सीजन कितना होती है? 21%। अब बचा हुआ जो 1% है, तो उसमें आपके धूल कण हो गए, जल वाष्प हो गए। अब अन्य गैसें जो बच गई हैं, जैसे कार्बन है, आर्गन है, ओजोन वगैरह जो अन्य गैसें हैं वो 1% में होती है। और कभी-कभी यहाँ से कार्बन की मात्रा पूछता है कि कार्बन की मात्रा, एक क्वेश्चन आता है कार्बन की मात्रा वायुमंडल में कितनी परसेंट होती है? तो आपको मिलेगा 0.03% लगाना है। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान देना, कभी-कभी एक जीरो बढ़ा देगा, 2 जीरो कर देगा, तो आपको 0.03 मारना है। इतने परसेंट होती है कार्बन की मात्रा, ठीक है? तो ओजोन, ओजोन का और विश्लेषण करते हैं। ओजोन जो गैस होती है, इसकी एक जो परत है ओजोन परत, ये किस मंडल में पाई जाती है? तो आपको पता होना चाहिए समताप मंडल में। कभी-कभी यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ये आपके समताप मंडल में होती है। कहाँ पे? समताप मंडल में। और ये करती क्या है, इसका यूज क्या है कि जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं सूर्य से, उनको रोकने का काम करती है अल्ट्रावायलेट किरणों को। तो देखिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस श्रृंखला का अगला प्रश्न क्या होगा? वातावरण में आर्द्रता मापी जाती है। आपका अगला प्रश्न है, वातावरण में आर्द्रता मापी जाती है किससे? फोटोमीटर द्वारा, हाइग्रोमीटर द्वारा, पोटोमीटर द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो जरा दोस्तों आप लोग गैस करिएगा कि क्या हो सकता है आपका आंसर। तो बिल्कुल सही जवाब है कि हाइग्रोमीटर द्वारा। जो आर्द्रता मापी जाती है किससे? हाइग्रोमीटर द्वारा। किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर द्वारा। अच्छा, फोटोमीटर से क्या करते हैं? एक बार इसका हम विश्लेषण कर लेते हैं। फोटोमीटर, इससे क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया है, लेकिन हम बता दें फोटोमीटर से तरंग दैर्ध्य मापते हैं। तरंग दैर्ध्य मापा जाता है फोटोमीटर से। ये होता क्या है, जैसे आपके पास कोई कैमरा होता है, आपके मोबाइल में जैसे कोई कैमरा होता है, तो इसमें जो प्रकाश जाता है उसकी तरंग दैर्ध्य मापने के लिए किसका प्रयोग होता है उसमें? फोटोमीटर का। फोटोमीटर से क्या करते हैं? फोटोमीटर से जो है
जल की मात्रा, पादप जो पौधे होते हैं ना, इन पादपों में अगर जल की मात्रा मापनी है तो हम फोटोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका? फोटोमीटर का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम ओजोन छिद्र पाया गया। प्रथम ओजोन छिद्र पाया गया उत्तरी ध्रुव के ऊपर, अंटार्कटिक के ऊपर, अफ्रीका के ऊपर, दक्षिण ध्रुव के ऊपर। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा अंटार्कटिक के ऊपर। किसके ऊपर? अंटार्कटिक के ऊपर। इसका आपका यही जवाब सही होगा। अब देखिए यहां पर आप दो चीजें देख रहे हैं, तो हम इन पर चर्चा करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर हम बात करें उत्तरी ध्रुव की, तो जो आपका उत्तरी ध्रुव होता है, यहां पर 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता है। कहां पे? उत्तरी गोलार्ध में। और ये अत्यंत ठंडे हैं, यानी कहें अत्यधिक ठंडे हैं। और यहाँ ये बर्फ से ढके हुए हैं। उत्तरी ध्रुव क्या है? बर्फ से ढका हुआ है, यहाँ बर्फ ढकी रहती है। और ये आर्कटिक महासागर के पास में है, आर्कटिक महासागर के पास में। ठीक है, तो यहाँ पर एक उत्तरी ध्रुव तारा जो चमकता है वो इसी उत्तरी ध्रुव से रिलेटेड है। ठीक है, चलो दक्षिणी ध्रुव भी क्या है, यहाँ भी वही कंडीशन है, ये भी बर्फ से ढके रहते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया दुर्गा एक गांव में रहती है, लकड़ी गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका कारण हो सकता है। बताइए, इसमें आपके ये विकल्प दिए गए हैं, पहला विकल्प और ये है आपका दूसरा विकल्प, और यहाँ पर आपका ये तीसरा विकल्प दिया गया और ये है चौथा विकल्प। अब आप लोग बताइए इसमें कौन सा सही हो सकता है। तो देखिए, ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसकी श्वास नली में जमा हो गई है, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसकी श्वास नली में जमा हो गया होगा। तीसरा है जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई होगी। चौथा है उसकी झोपड़ी के अंदर बाहर प्रदूषण व वृद्धावस्था। तो देखिए ये कौन सा हो सकता है इसमें सही। देखो, ये काला धुआं की बात की गई है, लेकिन सबसे सटीक जो है आपका पहला आंसर सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपने देखे जो लकड़ी होती है ना, लकड़ी, ये फिर जो उपले होते हैं, इन उपलों में जब इनको जलाते हैं, तो जब इनको जलाया जाता है तो जलाने से निकलता है क्या? धुआं। और उस धुएं में होता क्या है? सबसे कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और वो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है? जब श्वास नली में हमारी जम जाती है, श्वास नली में जम जाएगी तो हमें खांसी होने लगी। वही पूछा कि उसे 3 महीनों से तेज खांसी आ रही है, इसलिए किसके कारण? कार्बन मोनोऑक्साइड उसकी श्वास नली में जमा हो गई है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कुछ जीव जैसे घास, सिंगपड़ी, चूहे, टिड्डे, मल एक खाली स्थान पर रहते हैं, उसे सामूहिक रूप से कहते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है, जनसंख्या कहा जाता है, परस्पर सहयोग कहा जाता है, या फिर समुदाय कहा जाता है। तो बिल्कुल सही जवाब आपका होगा, इसको दोस्तों हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र। अच्छा, मैंने पिछले वीडियो में आपको पारिस्थितिकी तंत्र समझाया तो बताया था पारिस्थितिकी तंत्र बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता था। अब देखो क्या है, जैसे बहुत सारी चीजें हैं, टिड्डे हैं, चूहे हैं, घास है, सिंगपाड़ी है, तो ये क्या करेंगे? एक ही स्थान पे रह रहे हैं। तो मैंने कहा जब एक ही स्थान पर सारी चीजें, इन सारी को क्या कहा जाएगा? तंत्र बोला जाएगा। यही होता है पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र होता है ये। और अब देखिए क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जाता है कि जनसंख्या दिवस, विश्व जो जनसंख्या दिवस है, कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है मेरे प्यारे, 11 जुलाई को। कब मनाते हैं इसको? 11 जुलाई को, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सौर ऊर्जा संग्रहित होती है, सौर ऊर्जा
संग्रहित होती है कार्बन कार्बन बंध में, हरी पत्ती में, जीवाश्म ईंधन में, बायोमास के रूप में। तो हम बता दें आपको कार्बन कार्बन बंध के रूप में, ये होगी किसमें, कार्बन कार्बन बंध के रूप में। क्योंकि आपने देखा होगा जो सौर ऊर्जा की प्लेटें होती हैं उनमें सिलिकॉन वगैरह लगा दी होती है, तो जो संग्रहित होती है जो ऊर्जा वो कार्बन कार्बन बंध के रूप में संग्रहित होती है। अब बताइए, अच्छा हम कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी सीखते हैं इससे। जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं, अगला है बायोमास, और दोनों में अंतर क्या है, जीवाश्म ईंधन और बायोमास। तो बताइए फटाक से। तो देखिए जीवाश्म ईंधन आपका क्या हुआ कि कई हजार वर्ष पहले जब हमारी पृथ्वी में कोई हलचल पैदा हुई और यहाँ पर कई पेड़ पौधे वनस्पतियां जीव जंतु दब गए, दबने के कारण क्या हुआ कि हाई टेम्परेचर से या फिर हाई प्रेशर से क्या हुआ, ये डीजल, पेट्रोल जिसका यूज करते हैं आप लोग, कोयला, इनमें जो चीज परिवर्तित हो गई ये क्या कहलाते हैं, जीवाश्म ईंधन। क्या कहलाते हैं, जीवाश्म ईंधन। और बायोमास क्या होती है, जैसे मान लीजिए कृषि, कृषि से जो भी उत्पाद अपशिष्ट होते हैं, कैसे होते हैं, अपशिष्ट होते हैं, यानी जो खराब हो गए हैं, जैसे धान की फसल है तो उससे निकलता है आपका पुआल, और पुआल क्या है, अपशिष्ट पदार्थ, तो ये अपशिष्ट पदार्थ के रूप में हो गया, ये कहलाएगा बायोमास। क्या कहलाएगा, बायोमास। ऐसे ही आपकी गोबर जो होती है जानवरों से निकलता है, ये किसका उदाहरण है, बायोमास का उदाहरण है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस श्रृंखला का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के वैचारिक क्षेत्र पदार्थ के लिए न्यूनतम भंडारण क्षमता है। तो बताइए वायुमंडल में, स्थलमंडल में, जलमंडल में या जीवमंडल में, कौन सा होगा। तो बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे प्यारे, इसका होगा वायुमंडल। क्या होगा, वायुमंडल। और क्यों वायुमंडल होगा, क्योंकि अभी पिछली कक्षा में जब मैंने आपको पढ़ाया था पर्यावरण के क्षेत्र पढ़ाए थे और मैंने बताया था कि जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल। जीवमंडल जो है इसमें ही वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल भी आते हैं आपके। तो मैंने बताया था कि ये सबसे न्यूनतम भंडारण जो होता है वो वायुमंडल में होता है, क्योंकि इसमें तो स्थल है तो बहुत सारी चीजें हैं, पेड़ पौधे हैं, हमारी पृथ्वी पे हम सब लोग रह रहे हैं, ये सब क्या है, स्थल मंडल है। तो इसका तो पदार्थ भंडारण बहुत ज्यादा होगा। फिर इसके बाद अगर जल में आए इसका भी बहुत ज्यादा होगा, और ये तो तीनों से रिलेटेड होती है, तीनों इसमें जीवमंडल में आ जाते हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता, इसलिए न्यूनतम किसमें होगा, वायुमंडल में। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को अच्छे से ये प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो आपका प्रश्न दिया गया है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अधिनियमित किया गया, कब किया गया, 1986 में, 1984, 1992, 1974 में। तो बिल्कुल सही जवाब होगा, ये किया गया था 1986 में। कब किया गया था, 1986। दोस्तों ये आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से इसकी डेट तैयार कर लेनी है, 1986 में, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है, बताइए, पीपीएम में मापते हैं या फिर डेसिबल में मापते हैं या पीपीपीबी में मापते हैं या फिर डॉप्सन इकाई में। तो बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको मापते हैं आप डॉप्सन इकाई में। किसमें, डॉप्सन इकाई में। अच्छा, डेसिबल में क्या मापा जाता है, अगर हम डेसिबल की बात करें तो डेसिबल में मापा जाता है आपकी ध्वनि प्रदूषण। जो ध्वनि प्रदूषण होता है उसको किसमें मापते हैं, डेसिबल में। ये बताता है डेसिबल, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण को। यहां से भी क्वेश्चन आए तो आप कर लेंगे। पीपीएम, तो देखिए पीपीएम क्या होती है, ये भी किसी भी, मान लीजिए कोई किसी भी चीज की सांद्रता बताता है। मान लीजिए कोई भी रासायनिक पदार्थ हम ले लें, मान लो H2SO4 ले लिया, तो इसमें किसी भी पार्टिकुलर पार्ट के लिए उसकी सांद्रता बताने के लिए इसका यूज किया जाता है पीपीएम का। तो आप लोगों को आज की हमारी क्लास कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और जिन लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो बनते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शिक्षा जगत से जुड़कर देश सहयोग करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।